नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं थाना कस्सोवाल में। यहां पर एक अंधुनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने मासूम बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। पहले तो उन बच्चों की ज़िंदगी का चिराग गुल करने के दर पे था, बाद में उन बच्चों की उन वीडियोस को वायरल करके उनके लिए लम्हा शर्मिंदगी भी पैदा किया। पहले कसूर में ऐसा सानिया हुआ तो हर तरफ हलचल मच गई, लेकिन क्या ऐसा कोई गिरोह कस्सोवाल में भी काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो इसको चलाने वाला मास्टरमाइंड है कौन? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये इस मामले की हकीकत क्या है, ये शख्स कौन था और जिन बच्चों के साथ ये हुआ वो मासूम बच्चे इसके शिकंजे में कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप लोग इलाके के मौजूद शहरी हैं, आप लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो क्रिमिनल माइंडेड शख्स था, ये आप लोगों के इलाके में रहने वाला था? ये बेसिकली तो अकबाल नगर का है, लेकिन इसने ना पेंटर की दुकान बनाई हुई है उधर अकबाल नगर, सॉरी 90 मोड़ में। ठीक है। तो हमारे बच्चे, आपको पता है जो तालीम का म्यार है, जो बेरोजगारी का मसला है, तो छोटे बच्चे इसके पास भेजे थे काम सीखने के लिए कि पढ़ाई के साथ कुछ काम कर ले। लेकिन ये दरिंदा शख्स इंसान, इसने अपने ओहदे का भी गलत अपना नजायज फायदा उठाया। उस्ताद और ये नासूर, ऐसे नासूर होते हैं जो माशरे का सबसे बड़ा नासूर होते हैं। और ये किसी भी माशरे की बदकिस्मती है कि इस तरह का मोतबर दर्जा किसी ऐसे शख्स के पास हो जो ज़हनी तौर पर मुजरिम हो, गुनहगार हो, जिसको ये तालीम ही उसके अंदर ना हो कि उसको जो दर्जा दिया गया है वो कितना मोतबर है। उस्ताद का दर्जा जो है पैगम्बराना दर्जा है। तो उस्ताद, आप ख्वाह किसी भी चीज़ के उस्ताद हो, आप तालीम किसी भी चीज़ के दे रहे हो, आपने सिखाया, तो मौला अली का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो भाई उस्ताद के दर्जे का तो आप सोच भी नहीं सकते, और उस दर्जे को आप कैसे पामाल करते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, फिर एक तो ये कह लिया ना आप जो बता रही हैं, एक तो एक मुकद्दस पेशे का ये समझ ले कत्ल हुआ है। बिल्कुल। उस्तादा पे है ना शक आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो मैं आपके जो चैनल की वजह से आला काम से अपील करूंगा कि जो ये नसूर ऐसे बने हुए हैं, चाहे किसी शोबे में है, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि जो माजी में ज़ैनब से वाक़यात हुए हैं उनका रोकथाम हो सके। बिल्कुल हो सके। आपके तो रिश्तेदार भी हैं वो? जी जी, हमारे रिश्तेदार हैं बच्चे। क्या मामला क्या था? बस मामला यही था कि ये स्कूल के बाद इनके पास कुछ थोड़ा बहुत सीखने के लिए जाते थे, पेंटिंग सीखने के लिए जाते थे। तो कुछ देर के बाद इसने ना कभी कभी मतलब झूठ बोलकर बच्चों को वर्ग लगाकर दूसरी जगह ले जाता था। उस जगह जो दरिंदगी करता था तो बस वो तो आप लोगों तक बात सामने अल्लाह पाक माफ करे। बताया, कुछ बच्चों ने भी बता दिया, कुछ इनकी वीडियो जो बनाता था वो वायरल हो गई। वो काफी मतलब ना ग्रुपों में घूम गई, तो हलचल पैदा हो गई। तो कुछ बच्चों ने भी बता दिया बाद में भी हमारे साथ ये शख्स ऐसा करता था। या अल्लाह। हाँ जी। इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये हैवान है, इंसान नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की कि ये इंसान नहीं है, हैवान है। दिखने में इंसान जैसा है तो क्या हुआ, अगर उसकी फितरत हैवानों वाली है तो उस शख्स को इंसानी मुआशरे में रहने का तो यकीनन हक नहीं है। और अगर वो इंसानी मुआशरे में रहना चाहता है तो उसको हुदूद क़ुयूद में रहना है। और अगर इंसान हुदूद क़ुयूद भूलता है तो उसको सिखाना अव्वलीन फरीज़ा है कानून के रखवालों का। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जो कुछ इन बच्चों के साथ हुआ अलमनाक है, बेशक जुबान से वो लफ्ज़ निकल नहीं पाता, क्योंकि पहले कसूर की हुदूद में ऐसा वाक़या हुआ था और हलचल मच गई थी। हमारे इलाके के लिए बायस शर्म है जो ये हुआ, और पॉपुलर हुआ, ये इलाका बदनामी के बायस बना हुआ है। कसूर के बाद कुछ चौधरी कस्सोवाल का नाम आया, तो इसको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है बच्चों के साथ। ये उस्ताद बन कर शिकंजों के साथ ऐसा करता है, इसको तो वाकई सजा बहुत देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, माँ बाप डर गए हैं किसी भी उस्ताद के पास अपने बच्चे को भेजने में, खा वो उसको तालीम दे रहा हो, खा वो कोई हुनर सिखा रहा हो। अब माँ बाप डरते हैं कि बच्चों को आखिर तालीम हुनर कैसे दिलवाई जाए। लड़के थे, ये सोच के भेजा था कि लड़के हैं, पर जिन्होंने इज्जत पामाल करनी थी, उनकी जिंदगियों को रोंदना था, उन्होंने नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की, उन्होंने बर्बाद कर डाला।
तो ऐसे लोग जो मुआशरे का नसूर है, अवाम उनके लिए सरापा एहतजाज है। और भी लोग हमसे जानते हैं कि शख्स के साथ क्या होना चाहिए, सज़ा किस तरह से मिलनी चाहिए, क्योंकि एक इलाके में खौफ व हिरास है, एक सोख का समा है, लोग डरते हैं और उनका डर कैसे ख़त्म होगा, क्या उन्हें कानून पे एतमाद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या होना चाहिए इस शख्स के साथ? इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सबके सामने इनको लटका देना चाहिए, इबरत होना चाहिए, इबरत होनी चाहिए सबके लिए, दोबारा ऐसा वाक़या ना हो। ऐसा वाक़या ना हो। क्यों जी, आप भी यही कहते हैं? जी सर, जी यही कहता हूँ, इबरत का निशान बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्यों जी? जी बिल्कुल, सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जी? आगे जी। जी इनको इबरत सज़ा मिलनी चाहिए इनको। अच्छा कादरी साहब, आपने तो मौके पे पहुंच के फौरी तौर पर देखा इस सारे मामले को, वीडियोस जब सामने आई, वायरल हुई, आप तक भी बात आई, आपने ज़ाहिर है हमारे लिए, आप पुकार के लिए काम भी करते हैं, तो हमने जब आपसे तमाम डिटेल्स मांगी तो आपने हर तरफ जाकर तमाम लोगों से पूछगछ भी की कि मामला क्या था। इनिशियली लोगों ने क्या बताया, इसको लोग किस नज़र से देखते थे, इस शख्स को, इसके बारे में इलाके में क्या मशहूर था, और ये फ़रार हो गया था क्योंकि ये मैंने सुना खुद बच्चों का बाप है। जी बिल्कुल, ये शादीशुदा है और बच्चों का बाप है। दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि पहले इसका कोई वाक़या जो है वो मंजर यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ये तकरीबन 4 बच्चों के साथ जो है वो ये बदफेली कर चुका है, ज़्यादती कर चुका है। और पहले तो ये इनकी वीडियो बनाता था और दूसरे बच्चों से जो है ना, वो साथ वाले बच्चों से इनकी वीडियोज़ बनवा के ना, तो वायरल होने का मामला जो है वो किसी बच्चे ने ही वायरल कर दी। सोशल मीडिया पर जब इसकी वीडियो वायरल हुई है तो एसपी साहब ने फौरी नोटिस लिया और एएसपी और एसएचओ साहब को हुक्म सादर किया कि वो इनको फौरी गिरफ्तार करें। वो तो यकीनन गिरफ्तार हो गया। जब आप लोग स्पॉट पे गए और आप लोगों ने उस वक्त वहाँ पर देखा कि वो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों से यकीनन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा मैं नहीं बात कर सकती ना, उन बच्चों को सामने सबको भी नहीं ला सकती, लोग डर जाते हैं, बच्चे सहमे हुए हैं। उन बच्चों को जब आपने पहली बार देखा तो वो बहुत डरे हुए थे, उन्होंने डर डर के क्या बताया, क्योंकि अब तो उनको हौसला हो गया ना कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, उस वक्त पहली दफ़ा में तो हौसला नहीं था उनके पास। जी बिल्कुल, बच्चे बहुत सहमे हुए थे। और दूसरी बात ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसने बच्चों को जो है वो डराया धमकाया हुआ था। ये पैसे भी लेता था इन बच्चों से? जी बच्चों से पैसे नहीं, लेकिन ये उनको जो है ना वो सिखाने के हवाले से जो अपनी दुकान से अपने घर ले जाता था और वर्ग लाकर जो ना उनसे वो बदफेली का जो है ना ये वीडियोस वायरल इसने खुद की या इसके मोबाइल में से डाटा चोरी हुआ? नहीं, वो इसके मोबाइल से डाटा चोरी हुआ है। ये खुद इसको इतना पता नहीं है, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लाइल्म है। लेकिन ये है कि जो ये 3-4 बच्चे हैं उनमें से किसी ने जो है ना इसका वो डाटा जो है वो लीक किया है, जिसकी वजह से ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है ना वो आज कैफरे किरदार को पहुंचने के करीब है। बिल्कुल कैफरे किरदार को पहुंचने के करीब है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मोहरों की सूरत में काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे अपनी चीज़ खुद ही लीक आउट करेंगे। मैं समझती हूँ इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। पॉसिबल है कि ये किसी के लिए काम करता हो, ये इस तरह की चीज़ें पिक्चराइज करके, विजुअल क्लिप्स लेके किसी गिरोह को देता हो और वो किसी वेबसाइट पे अपलोड करते हों और वहाँ से कुछ कमाई करते हैं और ये वहाँ से चीज़ें जो हैं आगे लीक आउट हुई और एक इलाके में फैली, चूँकि बच्चों के जानने वालों में फैली और वो तेज़ी से फिर स्प्रेड होती गई। हो सकता है इससे ज़्यादा कई बच्चे हों, निशाना बने हों, लेकिन सामने ना आए हों। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ का ये रिहायशी है वहाँ से भी इसीलिए निकाला गया हो कि इसकी ऐसी कोई चीज़ मंजर आम पर आई हो और लोगों ने इसको वहाँ से निकाल दिया हो। ये तो आप जैसे जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती जाएगी, इस केस की एक एक पन्ना नया इस किताब का खुलता जाएगा और चीज़ें सामने आती जाएंगी। ऐसे वाक़यात जब भी रिपोर्ट होते हैं या सामने आते हैं या अक्सर ख़वातीन की वीडियोस बनाकर जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, तो मैं हमेशा अपने सुनने और देखने वालों को एक बात ज़रूर बताती हूँ कि ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, किसी भी किस्म के कैमरे से आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ ज़िंदगी में कहीं भी क्लिक हो गई हो, खा वो सेफ सिटी कैमरा हो, खा वो CCTV कैमरा हो, हाँ वो आपका अपना मोबाइल, अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन हो, आपके किसी दोस्त का, आपके घर वालों में से किसी का फ़ोन हो या किसी भी मद में कोई भी कैमरा हो, वंस उसने अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़, नाजेबा चीज़ क्लिक कर ली है तो ये बात 101% दुरुस्त है कि वो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस ज़रूर बनेगी, वो वायरल ज़रूर होगी। आप ये कभी ज़हन में ख़याल मत रखिए कि ये चीज़ क्लिक की, इसको डिलीट कर दिया, अब इसका वायरल होने का कोई ख़तरा नहीं। क्लिक होने के बाद वो गूगल सिंक हो गई, वो रिकवर्ड डाटा में वापस आ गई, क्योंकि मोबाइल आगे बेच दिए जाते हैं, रिकवर हो जाता है डाटा, मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनसे डाटा रिकवर हो जाता है। किसी भी मद में वो चीज़ कभी ना कभी, आज नहीं तो 10 साल बाद भी वायरल होने का ख़तरा ज़रूर मंडलाता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि माइनर बच्चों का जहाँ तक बात है,
वो तो अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में पेरेंट्स खुद बताएं कि अगर आपको कोई छू रहा है तो वो आपको किस नीयत से छू रहा है, लेकिन अगर कोई बालिग है तो इज्तनाब कीजिए, अपने ज़ाती मोबाइल से भी अपनी किसी किस्म की इस तरह की कोई तस्वीर या वीडियो क्लिक मत कीजिए। इस स्पेसिफिक केस की तरफ आते हैं, मुलज़िम की तरफ बढ़ते हैं, आपको उससे सुनवाते हैं कि असल में उसका मकसद क्या है। हमारे साथ इस वक्त एएसपी मौजूद हैं तारिक महमूद शेख साहब, उनसे जानते हैं कि अभी तक पुलिस फाइंडिंग्स क्या हैं, ये गिरोह है या अकेला इंसान है, ये सामने कैसी आई सारी खबर और फिर किस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया शेख साहब। एएसपी हैं आप इस एरिया के सर्कल के, यकीनन आपने फौरी तौर पर टीम्स बनाई होंगी जब ये खबर सामने आई होगी। आप तक कोई एप्लीकेशन आई थी, आपने सोशल मीडिया से देखा था, ये खबर आप तक आई कैसे, फिर उन बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे किया गया? जी, सबसे पहले जो है हमें जिस तरह ख़बर मिली थी, परसों सुबह से हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि कुछ नाज़ेबा वीडियोस जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। तो सबसे पहले जो हमारे डीपीओ साहब हैं फैसल शहजाद साहब, उसने इसका नोटिस लिया और मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई कि मैं जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ सकूं। तो क्योंकि जो हम तक इतलात पहुंची थी उसके मुताबिक जो इलाका बन रहा था वो कसवाल का बन रहा था, तो मैंने SHO कसवाल की ये ड्यूटी लगाई कि वो जल्द से जल्द सबसे पहले तो वो FIR दे, हस्ब ज़ाब्ता FIR हमने दी इसके ऊपर, और फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस इसमें इस्तेमाल की, हमने टेक्निकल असिस्टेंस इस्तेमाल की, हमने जो मुजरिम थे उसके नंबर का पता लगाया, उसकी CDRs निकाली, उसकी लोकेशन ट्रैक की, और within few hours, within less than 24 hours, we were able to track the person down. दैट्स वेरी गुड, आप लोगों ने वो बंदा गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया तो अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है अभी अंडर प्रोसेस भी होती हैं, लेकिन आगाज़ में बहुत सारी चीज़ों का पता चल भी जाता है कि ये ग्रुप है या इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये मामला क्या था? जी, अब तक की जो हमारी इंटरोगेशन है उसके हिसाब से ये बंदा इंडिविजुअल है। इसकी एक पेंटिंग की शॉप है जो इसने शाहकोट के इलाके में खोली हुई है, 90 मोड़ के ऊपर। वहाँ पे ये बच्चे इसके पास आते हैं सीखने के लिए, और उनको ये फिर बरगला के अपने घर के ऊपर ले जाता है, जहाँ पे ये उनसे नाज़ेबा बदफेली करता है और फिर उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर भी डालता है। इसने क्या बाकायदा वीडियोस बनाने के लिए कोई घर को स्टूडियो बनाया हुआ है इस तरह के? क्योंकि इस तरह का पहले ग्रुप कसूर में आइडेंटिफाई हुआ था। मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ कि ये लोग बहुत सारे इस तरह के शरपसंद अनासिर जो हैं या जो इस तरह के किरदार अदा करते हैं, वो लोग इसको कैश करते हैं बिजनेस के तौर पर भी। तो क्या इसने कोई इसको बिजनेस का जरिया बनाया हुआ था, इससे इनको ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर वीडियोज़ बेचता था, ये उसको उन वीडियोज़ का करता क्या था? नहीं, अभी हम इंटरोगेशन कर रहे हैं और अभी तक हमें जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये एक इंडिविजुअल है और ये सिर्फ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये वीडियोस वगैरह बनाता था। वीडियो बनाता कौन था? अगर ये खुद उस वक्त उन बच्चों के साथ ये सब कुछ कर रहा होता था तो वीडियो बनाने में कोई कैमरामैन था या उन बच्चों में से किसी को इस्तेमाल किया जाता? ये उन बच्चों में से जो है वो एक बच्चे ने वीडियो बनाई। कितने बच्चे अब तक ये टारगेट कर चुका है? अब तक हमारी इतलात के मुताबिक जो इंटरोगेशन है उसके मुताबिक अब तक 4 बच्चों के साथ ये इस तरह की बदफेली कर चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जैसे गिरफ्तार बहुत जल्द कर लिया है, तमाम चीज़ें बहुत जल्द जो है वो सामने भी आ जाएंगी, और अगर इसके पीछे कोई ग्रोह है या ये किसी वेबसाइट के लिए काम करता है या अगर ये किसी इसको मुआशी ज़रिया इसने बना रखा है इन बच्चों को ब्लैकमेल करके उनकी ज़िंदगियाँ गुल करने के लिए, तो आप इसको बहुत जल्द ट्रैक कर लेंगे और अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो सामने भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, तफ्तीश चल रही है और इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद इत्तलात आपको फराहम की। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख साहब, डिटेल्स आपने हमसे शेयर की। आगे बढ़ते हैं, आपको मुलज़िम की तरफ भी लेके बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने नाज़रीन के सामने लाना अभी बाकी हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस केस में मुद्दई मौजूद है। इस केस में अफेक्टेड 4 बच्चे हैं, 2 सगे भाई हैं और 2 मुख्तलिफ हैं। उन के वालिदैन सामने आने से कासिर हैं, कुछ वजूहात की बुनियाद पर अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं चीज़ें। जो 2 सगे भाई हैं, जो वालिद ख़ुद मुद्दई बने, जिन्होंने FIR लॉन्च करवाई और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन में मामला खुला, वो वालिद मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। सलीम साहब, मुझे इंतहाई अफसोस है कि आपके ऊपर जो इस वक्त लम्हा ब लम्हा आपकी कैफियत है, जो गुजर रहा है आप पे वक्त, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। हाँ जी। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने हिम्मत की, अपने बच्चों के लिए जंग लड़ने के लिए आप सामने आए। आपके बच्चे इस शख्स के पास काम सीखने की गर्ज से जाते थे। हाँ जी। पेंटिंग सीखने की गर्ज से जाते थे, ये उस्ताद था उनका। हाँ जी। इस शख्स को आप कितने अरसे से जानते थे? जानते जी असी तकरीबन 15-16 साल तो साढ़े गुआंढ रहिंदा किराए ते। अच्छा, 15-16 साल से जानते? हाँ जी, असी तो अपना बड़ी इज्जत नाल इहनूं समझदे सी, लेकिन
निकलिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹਨੂੰ सजा जरूर दवानी है 15-16 साल से जो आपका हमसाया था उसने बहुत सारे हुकूक की पामाली की है, हाँ जी। हमसायों का हुकूक नहीं रखा, उसकी पामाली की। कहते हैं हुकूकुल इबाद पहले हैं, हुकूकुल्लाह की माफ़ी तो आप अल्लाह से मांग लेंगे, हुकूकुल इबाद की माफ़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। हुकूकुल इबाद की जंग तो बाद की बात है, ये लफ्ज़ तो बाद की बात है, इसके तकाज़े तो बाद की बात है। यहाँ पर तो बात हो रही है एक जुर्म की, एक गुनाह की, जो वो बच्चों के साथ करता रहा, वो मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। और अभी ऑफ कैमरा जब मेरी बच्चों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमें मेडिसिन्स भी दी जाती थी, हमें कैप्सूल्स खिलाए जाते थे। वो किस चीज़ के थे यकीनन वो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी उन चीज़ों की, वो बरामद किए जाएंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर उनका फोरेंसिक करवाया जाएगा कि वो किस चीज़ की मेडिसिन इनको दी जाती थी। वो शख्स, वो इंसानी भेड़िया, वो इन मासूम बच्चों का शिकार कैसे करता था, इन्हें कैसे लेके जाता था और फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या था, हम आपको उसी के मुंह से सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, वो दरिंदा सिर्फ शख्स मौजूद है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। साथ साथ SHO साहब भी मौजूद है जिन्होंने मौके से इसको जाके गिरफ्तार किया। पहले मुलजिम की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खालिद महमूद जी। खालिद महमूद। खालिद महमूद करते हैं क्या? मैं पेंटिंग का काम जी। शादीशुदा जी। कितने बच्चे हैं? 4 जी। उनकी उम्र क्या है? पहली बेटी बड़ी है जी 7 साल की, उसके बाद एक छोटी है जो वो 6 साल की, और एक बेटा है 5 साल का, उसके बाद एक बेटी है 3 साल। तुम्हारा बेटा 5 साल का है ना जी। तुम्हारे बेटे के साथ ये सब हुआ होता और तुम जैसा दरिंदा सिर्फ शख्स कुछ ऐसा करता तो बात ये थे, बात तुम पर क्या बीतती? जी बहुत दुख होता और बहुत अफसोस होता, लेकिन तुम्हें किसी के बच्चे के साथ ये करते हुए नहीं हुआ। बहुत तुम शर्मिंदा। खुद एक वालिद हो, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हें एहसास ना हुआ कि बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो? बहुत एहसास है जी और बहुत शर्मिंदगी भी है जी। काहे की शर्मिंदगी? तुम तो उसकी विजुअल प्रूफ बनाते रहे। तुम्हारी तरफ तो मैं बाद में आती हूँ, बताते सब वीडियोस मंजर आम पर आई, आपने टीम तश्कील दी, आप स्पॉट पे गए, ये शख्स वहाँ से फरार था, इसको पता चल चुका था कि अब मैं पकड़े जाने वाला हूँ, और आपने वो बच्चे कैसे ढूंढे, सारे इलाके में पूछगिछ कैसे की? क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला था, लोग डरते हुए सामने भी नहीं आते होंगे और लोग ऑन भी नहीं करते होंगे हमारे बच्चे के साथ ये सब हुआ है। उसमें जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई तो फिर हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्टिव किया और वहाँ से ये हमें पता चला कि ये बच्चे नवा मोड़ जो इलाका थाना शाहकोट है वहाँ के रहायशी हैं और उनके साथ ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान है ये इनका उस्ताद था। इसने उस्ताद होने के नाते उस्ताद के रिश्ते को भी पामाल किया है। तो ये बच्चों को वहाँ से बरगला के यहाँ पे कस्सोवाल इकबाल नगर का जो एरिया है वहाँ पे ये लेके आता था, बच्चों को बरगला के उनके साथ नाजेबा बदफेली करना, उसके बाद उन्हीं बच्चों को मोबाइल दे के उनकी वीडियोस बनाना और बाद में उनको मारना पीटना और ब्लैकमेल करना और इस बात की धमकी देनी कि घर में किसी को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। और ये पिछले 1 महीने से तकरीबन ये सारा मामला चल रहा था। तो जैसे ये चीज़ें फिर DPO साहब ने हमारे नोटिस में आने के बाद टास्किंग की तो मैंने इसमें सबसे पहले तो FIR रजिस्टर्ड की। FIR के बाद अगला जो मरला है वो हमने इस पे रेड और जो छापा है पुलिस की कार्रवाई ये अपनी जगह पे था, अपने शॉप पे या फरार हो गया? ये फरार हो चुका था, इसको अंदाज़ा हो गया था कि वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और अब मेरे पीछे पुलिस लग गई है। तो फिर हमने IT रिसोर्सेज को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को और जितनी भी हमारे पास टेक्निक्स थी उनको हमने अप्लाई किया और बेसिकली जो हमारी CDRs और लोकेशन वाली मूवमेंट है उस पर हमने ये काम किया। तो ये हमने चंद घंटों में मुलज़म को अरेस्ट कर लिया। मुलज़म को अरेस्ट अब ये हमारे पास रिमांड पे। ये बेसिकली तो इकबाल नगर के एरिया से ही अरेस्ट हुआ है। ये अपने किसी रिश्तेदारों के घर। मोबाइल फोन से और वीडियोस भी बरामद हुई? इसका मोबाइल भी रिकवर हो चुका है। अब इसका कंप्यूटर है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर भिजवानी है, ठीक है। PFSA के ज़रिए हम वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे और वो साइंटिफिकली एक एविडेंस के तौर पे हम उसको सफ़ा मिसल पे ले आएंगे और इंशाल्लाह इसको करार वाकई सज़ा। अच्छा, ऐसे में जब केस ओपन होता है तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत लोग राब्ता करते हैं कि जी हम हमारे बच्चे को मंजर पे ना लाइएगा लेकिन हम भी विक्टिम्स में शामिल हैं। क्या ऐसे कोई चीज़ सामने आई? अभी जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें तो ये 4 बच्चे सामने आए हैं जिनके साथ ये सारा मामला बना है और उनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। तो फर्दर अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। गिरोह से अटैच है?
ابھی تک جو ساری چیزیں ہیں یہ انڈیویجول اس کی کاروائی ہے، اس کی جو ذہن کی جو شیطانیت ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے سارا کچھ یہ کیا ہے. کیونکہ انسان اپنے ذہن سے کوئی شیطانیت برپا کرتا ہے تو وہ وقتی طور پر اپنے اس لسٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کے ویژول پروف رکھنا اور اس کو پکچرائز کرنا، فینٹیسائز کرنا چیزوں کو، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور انٹینشن ہوتی ہے، یا تو اس کو معاشی ذریعہ بنانے کی یا ان کو صرف بلیک میل کرنے کی. اور عموماً لوگ صرف بلیک میل کرنے کی حد تک نہیں رکھتے، وہ اس کو ویب سائٹ اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے بیرون ملک فروخت بھی کرتے ہیں. ایسا پہلے بھی ایک سامنے واقعہ آ چکا ہے جس پر یہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی، ایف آئی اے نے پھر ٹیک اوور کیا تھا کیس کو. کیا اس کے کیس میں بھی یہ کسی گروہ کا ایک پیادہ ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی تک گروہ والی تو سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ اس کی انڈیویجول تھی اور یہ بچوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا تھا اور یہ بعد میں سوشل میڈیا پہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کیجیے گا کہ کہیں کسی گروہ کا پیادہ تو نہیں تھا. مجھے پوری امید آپ کی ٹیم ہے وہ اس پر ضرور کام کرے گی. بہت شکریہ مدثر صاحب نے ڈیٹیلز شیئر کی. تمہارا اپنا کیا دھرا تھا یا کسی گروہ کے ساتھ اٹیچ ہو تم؟ یہ میرا اپنا کیا دھرا تھا. تم سے تو میں ساری ڈیٹیل پوچھتی ہوں. ناظرین یہ کسی گروہ کے لیے کام کرتا تھا یا اس کے اپنے دماغ کا رچایا کھیل تھا؟ ایک بریک کے بعد آپ کو سب حقائق دکھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ ملزم ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے کئی معصوم بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا. اپنی زبان سے سب بتائے گا، خود بچوں کا باپ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ انسان کے اپنے گھر میں اولاد ہو تو وہ بغیر کسی بدنیتی کے اتنا بڑا قدم اٹھائے. اس قدم کے پیچھے پے در پہ جو یہ وار کرتا رہا معصوم بچوں کی زندگی پر، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا خالص صرف اس سارے معاملے کو اپنی ذات تک محدود کرنا تھی یا یہ کسی گروہ کے لیے بھی کام کرتا تھا؟ یہ اپنی زبان سے سب بتائے گا. ہاں بھائی نہیں جی، کسی آپ سچ بتانا مجھے. کسی گروہ سے کوئی میرا تعلق نہیں تھا جی. میں بس نیت خراب ہو گئی اور میں نے یہ بدفعلی کر دی. کسی ایک بچے کے لیے تمہاری نیت خراب ہوئی، چلو میں مان لیتی ہوں کہ تمہارے پہ شیطان حاضر ہو گیا جی، ایک کے بعد ایک اور نہ جانے کتنے ایسے جو سامنے نہیں آئے. یہ تقریباً یہ ایک ماہ ہی ہوا ہے ابھی، یعنی کہ 4-5 دن بعد ہم ادھر آتے تھے. بس ان بچوں کے والدین تم پر اتنا یقین کرتے تھے کہ انہوں نے تمہیں ان کا استاد بنا دیا جی، اور تم ان کو تعلیم دیتے، انہیں ہنر سکھاتے. تو ہمیں پینٹنگ سیکھنے آتے تھے، خطاطی سیکھنے آتے تھے جی. تم انہیں ہنر دینے کی بجائے تم نے وہ رتبہ پامال کر دیا. بس یہ غلطی ہو گئی. یہ غلطی نہیں ہے، گناہ ہے. گناہ بھی ہے یہ، اور غلطی بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ ہے جس کا میں. کتنے عرصے سے بچے آ رہے تھے؟ یہ تقریباً 1 ماہ یا اس سے 2-4 دن زیادہ ہو گئے ہیں جی. اور تمہارے دماغ میں یہ شیطانی جو کھیل تھا یہ کب سے چل رہا تھا؟ یہ بس ان کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے جی، پہلے نہیں تھا جی. یہ تم نے پہلے یہ چیزیں تمہارے دماغ میں اگر نہیں تھی اور اچانک آ گئی تو اس کا موجب کیا ہے؟ خرافات کیسے آئیں دماغ میں؟ یہ کچھ تصویریں وغیرہ وہ دیکھی ہوں گی، اس کے بعد یہ کام ہوا ہے جی. کہاں سے دیکھی تم نے تمام تصاویر؟ یہ موبائل تھے جی. کسی نیٹ کیفے سے ڈاؤن لوڈ کروا کے لاتے تھے چیزیں؟ نہیں جی. تو موبائل فون پر جتنے بھی سم ڈیٹاز ہیں یا وائی فائی ڈیٹاز ہیں، جہاں تک میرا نالج ہے اسے پراکسی یا وی پی این کے بغیر ایسی کسی ویب سائٹ کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. اور یہ شخص ان پڑھ ہے، انگلش پڑھنا نہیں جانتا. اس کو یا تو کسی نے وی پی این کر کے دیا موبائل کے اندر انسٹال، یا پھر اس نے کوئی پراکسی کسی طریقے سے انسٹال کروائی، وہ ویب سائٹ اوپن کی، تب جا کر یہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں کامیاب ہوا. تو تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھی. ہاں میں اکیلا ہی جی. تو تمہیں پتا ہے وی پی این کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی. تو پھر تم نے موبائل میں ویب سائٹ اوپن کیسے کر لی؟ وہ گوگل سے ہی سرچ کیا تھا جی. گوگل سے اس طرح سرچ نہیں ہوتے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے بہت سختی کر رکھی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی مواد نشر نہیں کیا جائے گا انٹرنیٹ پہ. یہ سریعام چیزیں میسر نہیں ہیں. وہ بات بتاؤ جو سچ ہے. ویڈیو نہیں آتی میڈم جی، لیکن تصویریں وغیرہ تھوڑی بہت ہی آ جاتی ہیں جی. اچھا. اور تم کتنے عرصے سے خرافات میں مبتلا تھے؟ یہ تقریباً مہینہ-سوا مہینہ ہی ہوا ہے. تم نے بچوں کو ٹارگٹ ہی کیوں کیا؟ بس گناہ ہو گیا جی مجھ سے. میں پوچھ رہی ہوں بچوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا؟ بس یہ میرے پاس آتے تھے نہیں، بس ان کو دیکھ کے میرا یعنی کہ دماغ خراب ہوا اور اس طرح ہو گیا جی. یہ بچے تمہارے پاس آتے تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے منایا کیسے تم نے؟ وہ ان کو کہا جی اور یہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. ان بچوں کو یہ تمام تصاویر اور ویڈیوز تم دکھاتے رہے ہو؟ یہ میرے موبائل سے دیکھتے تھے جی سب. تمہارے موبائل کی ایکسس ان کے پاس کیسے چلی گئی؟ نہیں میرے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے جی. اس کا مطلب ہے تم جان کے دکھاتے تھے جی. کتنا عرصہ تم ان بچوں کو اس طرح سے ورغلاتے رہے؟
तकरीबन उनको हुआ ही 1 माह से 2-4 दिन पहले आए हैं जी, ज्यादा अरसा नहीं हुआ उनको आते हुए। कितने दिन पहले हुआ? ज़ाहिर है पहले दिन तो आते नहीं किया होगा ना तुमने सब? नहीं जी नहीं, पहले दिन नहीं हुआ। कितने दिन से वर्क ला रहे थे? तकरीबन 5-7 दिन 8 दिन बाद जी। कितने दिन से वर्क ला रहे थे? 5-7 दिन। 5-7 दिन से जी। तुम्हें डर नहीं लगा इन चारों बच्चों में से कोई बोल पड़ेगा अपने पेरेंट्स को जाके? बट डर उस वक्त इस तरह का कोई ख्याल ही ध्यान में नहीं था जी। तुम इन तमाम बच्चों को इकट्ठे लेके गए? नहीं जी, एक एक करके लेके जाते रहे? 1-2 होते थे मेरे साथ। 2-2 करके? 2 मेरे साथ होते थे यार। अपने घर पे लेके जाते थे? कभी 1 होता था, कभी 2 जी। अपने घर पे लेके जाते थे जी। तुम्हारे अहले खाना कहाँ होते थे उस वक्त? वो घर में होते थे ना, बैठक यानी कि अगला था। तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसी छत के नीचे तुम्हारी अपनी औलाद मौजूद है और वहाँ तुम किसी की औलाद को बर्बाद कर रहे थे? शर्म भी बहुत आ रही है जी, और गुनाह भी बहुत हुआ है। तुम्हारे दिमाग में वीडियो बनाने की चीज, ये बात किस तरह से आई? ये वीडियो उनमें से एक लड़का था जिसने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, और तुमने कहा ठीक है? नहीं, मैंने तो उसको बहुत रोका जी, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, डिलीट कर दूंगा। पहली बार वीडियो जब बनाई जी, ये चलो वीडियो को छोड़ो, पहली बार जो तुमने बच्चों के साथ ये सब किया, वो मासूम बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उनमें से कुछ की तबीयत खराब भी हुई, तुमने उन्हें दवाई कौन सी खिलाई? दवाई वो तो मैं दुकान पे ना जी रखे हुए थे, वो ये जो लड़के थे ना छोटे, उनके मामू की है हिकमत की दुकान, वहाँ से दवाई मैं खुद अपने लिए लेके आता था। वो जब बाहर काम करने जाता था नहीं तो थकावट की वजह से खाता था मैं। जब मैं खाता तो ये कहते थे मुझे भी थोड़ा सा खिला दें। क्या थी दवाई वो जिस्मानी यानी थकावट दूर करने वाली। कितनी देर तुम कमरे में रखते थे बच्चों को अपने साथ? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चाय पीते थे हम बस। ये चाय पीने का तो बहाना रखा हुआ था ना? तुम्हारी बीवी को भी नहीं हुआ कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो? नहीं, बीवी नवे मोड़ में रहती थी जी। मेरे बच्चे जो हैं इधर, मेरे वालिदैन का घर बैठक इधर है। तो वालिदैन यहाँ पे थे? मेरी वालदा है जी, वालिद साहब तो फौत हुए हुए। उनको नहीं पता चला? उनको नहीं पता चला जी, क्योंकि हम इतनी देर नहीं ना उधर बैठते थे। उसके बाद तुम बच्चों को मारते क्यों थे? मैंने कभी नहीं मारा जी। वो कहते हैं कि हमें मारा जाता था, और यकीनन ऐसा होता होगा। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम उन्हें ब्लैकमेल भी करते होगे। नहीं मैडम जी, मैंने भी कभी ब्लैकमेल किया जी। तो वीडियो कैसे वायरल हो गई फिर? ये भी इन्होंने चोरी की, या मोबाइल से या कंप्यूटर से। तो कैसे चोरी कर ली? उनके पास कोई डिवाइस थी? नहीं जी, वो बच्चे आईटी एक्सपर्ट हैं, और भाई वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल उनमें से कोई आईटी इंजीनियर नहीं है। बच्चे वो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है जी, एक 6ठी क्लास का स्टूडेंट है। 6th क्लास का स्टूडेंट या 8th क्लास का स्टूडेंट किसी डिवाइस में कॉपी करके ले गया तुम्हारे पास है, तो मुझे ये बताना चाह रहे हो इतनी देर से? मेरी दुकान पे ना जी वो लीड वगैरह पड़ी होती हैं, और किसी मोबाइल से भी अटैच करके निकाली जा सकती थी जी। इस तरह हुआ है जी। क्या लीड से निकल आई? स्विच में लगाया और निकल आई? क्योंकि मैंने खुद अपना, वो लीड किसी सिस्टम में लगाई जाती है ना जी? सिस्टम है जी। तुम्हारी दुकान पे सिस्टम भी पड़ा हुआ है जी, क्योंकि तो सिस्टम में कॉपी हुई ना चीजें, सिस्टम भी तुम्हारा है। हाँ जी। तो वहाँ से बच्चे कैसे ले गए? पागल है वो बच्चे जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनको ये डर है उनके वालिदैन को ना पता लग जाए, वो खुद ले जाएंगे निकाल के। नहीं, किसी मोबाइल से अटैच करके उन्होंने नेट पे उनके पास मोबाइल थे? मोबाइल किसी दोस्त का लिया होगा जी। इस तरह ऐसा नहीं हुआ। मेरे मोबाइल से मैडम जी नहीं हो सकता इस तरह का, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारा, ये शख्स मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे मोबाइल में वो तमाम वीडियोस बनी, वो वीडियोस वही बच्चे जिनको मैं मार के ब्लैकमेल करके उनके साथ सब कुछ करता रहा, उनकी वीडियोस इसलिए बनाई ताकि वो अपनी जुबान बंद रखें बकौल इसके, जबकि मुझे लगता है इसके पीछे कोई गोरख धंधा है। ये कहता है कि वो बच्चे फिर यूएसबी लीड के जरिए, वो सिस्टम भी इसी की दुकान का, इसका जाती सिस्टम, पासवर्ड भी इसी के पास होगा यकीनन। चलिए मान लीजिए बच्चों के पास पासवर्ड भी है, वो वहाँ पे शागिर्द थे, पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो वो उसी सिस्टम में अगर कॉपी करते हैं तो वो वीडियो जिसके मोबाइल और सिस्टम के दरमियान में रह गई ना, या इसी के सिस्टम में चली गई या इसी के मोबाइल में। वहाँ से वो बच्चे जिनके पास खुद कोई फ़ोन नहीं है, जिनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, वो कैसे कॉपी करके ले जा सकते हैं? ये बात मैं समझने से कासिर हूँ, लेकिन ये यहाँ खड़ा धड़ल्लेबाज शख्स जो इंसानियत के ज़ुमरे में नहीं आता, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे मैं समझूँ कि ये एक इंसान है सिवाय शक्ल सूरत के, तो ये चाहता है कि मैं इसकी इस बात पे यकीन कर लूँ। अच्छा और सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? कंप्यूटर को ये सारा दिन यही इस्तेमाल करते थे जब ये आते हैं, यानी कि उसको पासवर्ड कोई नहीं लगा हुआ है। तुम तो इतने मासूम हो कि तुम्हें तो पता नहीं पकड़ के क्यों ले आए हैं पुलिस वाले यहाँ पे, है ना? नहीं, ये तो पता है मेरी गलती की वजह से लेके आए जी। मैं तुम्हें फिर कहा है कि गलती अनजाने में होती है, यानी कि मेरे गुनाह की वजह से जी। तुम्हारा इतना बड़ा गुनाह है कि तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जाहिल इंसान हो तुम। नाज़रीन, ये शख्स
जिस वक्त मेरे सामने खड़ा है इसे गौर से देख लीजिए। ऐसे कल्प्रिट्स, ऐसे जो मुल्जिमान होते हैं, उनको हम लोग इसीलिए मंजर आम पर लाते हैं कि शनाख्त कर लीजिए। कहीं आपके इलाके में कहीं प्ली लेने के बाद, मुद्दइयों को डराने धमकाने के बाद, या किसी भी एंगल से ज़िंदगी में छूट जाने के बाद अगर ये आपके इलाके में नज़र आए तो मत एतबार कीजिए इन पर। किसी सूरत अपना बच्चा इनके पास मत भेजिए। अव्वल तो मेरी स्टेट से अपील है कि इसको सजाए मौत दे दी जाए। आज वो बच्चे बच गए, लेकिन क्या पता वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करते और वो जांबर ना हो सकते, तो फिर वो माँ बाप ढूंढते रह जाते हैं। और ऐसे लोग फिर उन बच्चों को किसी नाले में फेंक देते हैं, कहीं उनको गड्ढा खोद के उनको दबा देते हैं। मुख्तलिफ जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं उसमें जो बच्चे मर जाते हैं और उनकी लाशें मिलती हैं बाद में, वो इसी तरह से, ये लोग कत्ल नहीं कर रहे होते, ये लोग पहले ही उस बच्चे को इतना की ज़ियत दे चुके होते हैं कि वो अपने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। और फिर ये जब देखते हैं कि बच्चा होश में नहीं है तो ये वक्ती तौर पर अटैम्प्ट करते हैं उसके मुंह पे तकिया रखने की या गर्दन दबाने की, और उसके बाद उसको किसी न किसी गड्ढे में दफना देते हैं, किसी नाले में फेंक दिया जाता है, किसी नहर में फेंक दिया जाता है। ये होते हैं वो दरिंदे। एक ज़ैनब का भी दरिंदा था जो अपने अंजाम को पहुँचा, अभी ये दरिंदे बाकी हैं जो अंजाम को भी पहुँचने हैं। तब भी मीडिया ने अपना किरदार अदा किया और हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपसे भी एक अपील है, खुदारा वालिदैन हैं, अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच की तमीज़ सिखाइए। उन्हें बताइए कि ऐसे दरिंदे अगर आपको वर्गलाएं तो आपने उससे कैसे निपटना है। उसको किस बच्चे को बताइए कि किसी भी लालच में नहीं आना। ये चीज़ कितनी गलत है, आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो नेचुरल है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ चंद एक ऐसी चीज़ें भी मंजर आम पर आ जाती हैं जो बच्चा, क्योंकि बच्चे की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब वाली होती है, तो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करता है, इंटरोगेट करता है चीज़ को, तो उसका फ़ायदा उठा जाते हैं ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग। तो खुदारा मेरी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। और अगर आपका बच्चा घर आए और वो सहमा हुआ हो या उसे कोई प्रॉब्लम हो, उसे डराइए मत, उससे दोस्ती का रिश्ता कायम कीजिए ताकि आप जान सकें कि वो दोबारा किसी चुंगल में ना फंसे और आप तक तमाम चीज़ का इल्म हो कि मेरा बच्चा इस वक्त किस हालत में है। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।